वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर आखिर है क्या, पॉलिटिकल कल्चर को हम क्यों पढ़ते हैं, आमंड और वर्बा ने इसके बारे में क्या कहा है, उनका मॉडल क्या है, उन्होंने अपने मॉडल में पॉलिटिकल कल्चर को कैसे वर्गीकृत किया है, उसकी क्या आलोचनाएं हैं या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि अगर किसी देश के इंडिजीनियस किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एक देश से उठाकर किसी दूसरे देश में जिसकी कल्चर वहाँ से एकदम अलग है, अगर वहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो क्या वो ठीक उसी प्रकार से परफॉर्म करेगा जैसे कि वो पहले देश में कर रहा था। आपको क्या लगता है, क्या उस दूसरे देश की कल्चर उस मामले में मैटर करती है, क्या उसका वहाँ पर कोई महत्व है। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर आखिर है क्या। दोस्तों, पॉलिटिकल कल्चर किसी देश के नागरिकों के राजनीतिक चरित्र की वहाँ के लोगों की आदतों, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके व्यवहार, उनके काम करने के तरीके इत्यादि को दिखाते हैं। यानी वहाँ के लोगों के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो या उनका पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जो आइडिया है, जो नज़रिया है, वो मिलकर पॉलिटिकल कल्चर का निर्माण करते हैं और ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कल्चर है वो एटीट्यूड है किसी देश के नागरिकों का वहाँ के राजनेताओं के प्रति, वहाँ के राजनीतिक इवेंट्स के प्रति, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के प्रति, वहाँ की सरकारों या वहाँ की पॉलिसीज़ के प्रति। ये एटीट्यूड हो सकता है गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हो सकता है कि वो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को के प्रति सहनशील हो सकता है कि वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में वो विश्वास करते हों या विश्वास ना करते हों, या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्षमताओं पर वो विश्वास करते हों, या ये भी हो सकता है कि वो उनका विश्वास ना करते हों। इसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर को हम नॉर्म्स के तौर पर देख सकते हैं, यानी एक जजमेंट के तौर पर कि वो नागरिक उन किसी चीज़ को अच्छा या बुरा समझते हैं तो कैसे। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हों, जबकि वहीं दूसरी कल्चर के लोग डेमोक्रेसी को काफ़ी बुरा मानते हों या उसे अच्छा ना मानते हों। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हम आखिर पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी क्यों करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि किसी देश में कोई इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो सक्सेसफुल हो जाता है और किसी देश में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो उसके पीछे क्या कारण है। फिर ये पता चलता है कि कैसे हम जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं उनको स्टेबल बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या कारण रहते हैं कि किसी किसी देश में जो डेमोक्रेसी है वो फेल कर जाती है। तो जो आमंड और वर्बा है, मतलब ये इन्होंने एक मॉडल दिया है कि कैसे पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। यानी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर यानी वहाँ के लोगों के जो एटीट्यूड है, जो बिलीफ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों का सोशलाइजेशन करते हैं, यानी लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है या आपके पेरेंट्स किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं या उसके बारे में आपके घर में बातचीत होती है, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपका कोई दोस्त है, उसने ABVP या NSUI में ज्वाइन किया है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप अगर उससे प्रभावित हैं तो आप भी ज्वाइन करने की सोचेंगे। यानी आपकी पॉलिटिकल कल्चर क्या कर रही है, आपका सोशलाइजेशन कर रही है। और अगर आपका सोशलाइजेशन ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा, आपका पॉलिटिकल बिहेवियर बनेगा। यानी आमंड और वर्बा का कहना है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बेसिकली वहाँ के लोगों के जो एटीट्यूड, बिलीफ,
या वैल्यूज़ हैं वो लोगों का सोशलाइजेशन करते हैं, और उस सोशलाइजेशन से वहाँ का पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। इवन अगर आप किसी कबीले की या किसी चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको उनके कल्चर को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप उनके कल्चर को जाने बिना उनसे घुल मिल नहीं सकते, यानी उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को नहीं जान सकते। इसलिए जो पॉलिटिकल कल्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल जो कल्चर है उसके कितने पार्ट इन्होंने या कितने भाग बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण करते हुए इसके बेसिकली 3 अंग बताए हैं, यानी 3 डायमेंशंस बताई हैं। और डायमेंशंस मतलब इसमें यहाँ इन्होंने बताया है कि 3 चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल कल्चर को लेकर। एक होती है लोगों की नॉलेज, यानी ये जो नॉलेज है इसका मतलब होता है कि व्यक्तियों को अपने देश की व्यवस्थाओं के प्रति कितनी जानकारी है। दूसरी होती है उनकी फीलिंग, यानी उनका अफेक्टिव ओरिएंटेशन। और फीलिंग का मतलब है कि वहाँ के लोगों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कितना लगाव, कितना अलगाव, कितनी रुचि या अरुचि है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था को किसी दबाव के कारण स्वीकार किया है या खुद की इच्छा से स्वीकार किया है या भावनात्मक लगाव के कारण। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि इंग्लैंड ने प्रजातंत्र के गुण में भी अगर राजतंत्र को बनाए रखा तो ये उसके भावनात्मक लगाव के कारण है। यानी पॉलिटिकल कल्चर की दूसरी डायमेंशन क्या है? भावनात्मक या फीलिंग वाली। और तीसरी इसकी डायमेंशन है जजमेंट, यानी मूल्यांकन करने वाली। यानी इसका मानना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही जो व्यवस्था है वो काम करती है। अब वो इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसी आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 डायमेंशंस होती हैं, ये 3 डायमेंशन फर्दर जाके 3 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर्स को जन्म देती हैं। सबसे पहले अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो आप देखिए कि अगर किसी देश के नागरिक उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते, यानी ये जो है राजनीतिक संस्कृति, आप इसे संकीर्ण या पैरोकियल या परंपरागत राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। ऐसी राजनीतिक संस्कृति ज़्यादातर पुराने कबीलों में पाई जाती है, जहाँ पर एक ही व्यवस्था सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक काम करती है। इनमें न्यूनतम विशेषीकरण होता है और जनता होती है उसमें राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। इसके अलावा दूसरी कल्चर होती है सब्जेक्ट कल्चर। सब्जेक्ट कल्चर में नॉलेज और फीलिंग दोनों होती हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ आमंड और वर्बा ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति यानी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर वो है जहाँ पर एक आम आदमी या तो वो अकर्मण्य है या फिर वो उस राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाता, पर वो उसके बारे में जानता है। और ऐसी व्यवस्था आपको जनरली उपनिवेशों में यानी कॉलोनीज में देखने को मिलती है। यहाँ के लोग राजनीति के प्रति उदासीन नहीं होते, यानी उनका इनपुट से तो कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन आउटपुट से रिलेटेड होते हैं। वो उनका पालन करते हैं, वो जानते तो हैं कि उनमें क्या कमियां हैं और वो ठीक की जानी चाहिए, बस वो उसमें अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। तो ये तो हुई सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर यानी पराधीन राजनीतिक संस्कृति। इसके अलावा एक और राजनीतिक संस्कृति होती है जिसे पार्टिसिपेटरी या भागीदार राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। ये लोकतांत्रिक समाजों में पाई जाती हैं और इसमें पॉलिटिकल कल्चर की तीनों डायमेंशन शामिल होते हैं, यानी नॉलेज भी, फीलिंग भी और जजमेंट भी। यानी इसमें सभी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था की अच्छे से जानकारी होती है और इन्हें न केवल जानकारी होती है बल्कि ये राजनीतिक निर्णयों में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं
और व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ लेते हैं। यानी ये राजनीतिक व्यवस्था से इतना लगाव रखते हैं कि उसे अपना समझने लगते हैं और उसे अपने विकास का प्रभावी साधन बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये जो 3 प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर बताई गई हैं, ये किसी भी समाज में प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये मिश्रित रूप में मिलती हैं। जैसे कि कुछ देशों में आपको पैरोकियल सब्जेक्ट कल्चर मिलेगी, कुछ में आपको सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर मिलेगी, कहीं पे आपको पैरोकियल पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर मिलेगी, यानी आपको प्योर फॉर्म में ये कल्चर नहीं मिलेगी। पैरोकियल या संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय है कि इसमें जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से किसी प्रकार के पॉजिटिव एक्शन की उम्मीद नहीं करते। वो गवर्नमेंट को केवल एक पुलिस ऑफिसर की भांति, एक केवल टैक्स कलेक्टर की भांति देखते हैं और उससे कुछ दूरी बनाए रखना चाहते हैं क्यों, और वो किसी प्रकार का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट कल्चर है उसमें क्या है, लोगों को थोड़ा नॉलेज होती है, लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, लेकिन मतलब उन्हें जो गवर्नमेंट से थोड़ी पॉजिटिव एक्शंस की उम्मीद होती है, और लेकिन वो खुद को राजनीति में शामिल करते हुए नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं कहूँ कि जो एलिट लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स को इस तरीके से देखेंगे कि पॉलिटिक्स एक सुख देने वाली व्यवस्था है, यानी अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। लेकिन जो सब्जेक्ट कल्चर के लोग हैं, जो मास है, वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि एलिट को ध्यान में रखकर ही ये सारे काम करेगी, हालांकि राजनीति हमारे लिए भी कभी कभी कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन हम राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसका मतलब जो इनका मानना है कि जो सरकार है, सरकार को प्रभावित केवल वही व्यक्ति करते हैं जिनके पास प्रभाव करने की क्षमता है या किसी प्रकार की शक्ति या सत्ता है। जो पार्टिसिपेटरी कल्चर है, ये गवर्नमेंट से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखती हैं और ये उम्मीद करती है कि ये राजनीति में भागीदारी करे, अपने नेता को चूज करे या अपने किसी प्रकार के जो पॉलिटिकल एक्शंस है, जिस प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं उनको प्रभावित करे। ये जो एक तरीके से आप लिबरल डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों के हितों की बहुलता पर ध्यान दिया जाता है, यानी सबके हितों की रक्षा करने की कोशिश की जाती है। इसमें पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस होता है, एक दूसरे से लोग राजनीति में आने के लिए कम्पीट करते हैं। इसके अलावा जो एक और कल्चर की बात आमंड और बर्बा करते हैं और इसे कल्चर को वो सिविक कल्चर का नाम देते हैं, यानी इसमें पार्टिसिपेटरी एटीट्यूड है, और लेकिन ये केवल अपने स्वार्थों के लिए नहीं है, बल्कि वो दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके साथ विश्वास भी मतलब कोऑपरेट भी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि सबसे जो बेस्ट अगर कोई पॉलिटिकल कल्चर है तो वो है सिविक कल्चर, और इस सिविक कल्चर को वो इंग्लैंड की कल्चर के करीब देखते हैं। तो ये जो सिविक कल्चर आमंड एंड बर्बा ने कही, इसके बारे में आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि इसके बीच में जो ये रिलेशनशिप बताए गए हैं कल्चर के बीच में, या ये कैसे, जो अगर एक अच्छी कल्चर है, पार्टिसिपेटरी कल्चर है, तो वो देश में इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टेबिलिटी देती है, उन्हें को स्थायित्व देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन देशों में राजनीतिक स्थायित्व हो वहीं पर इस प्रकार की जो कल्चर है वो पनप सकती हो, या ये भी हो सकता है कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है वो किसी और तीसरी चीज़ का परिणाम हो, यानी वहाँ पर अगर आर्थिक विकास हुआ है तो हो सकता है यही कारण हो कि उसी वजह से वहाँ पर सिविक कल्चर का जन्म हुआ हो, या उसी वजह से वहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें स्थायित्व आया हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये जो सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट आमंड एंड बर्बा ने दिया, इसकी काफ़ी आलोचना की जाती है
क्योंकि इनकी इस अप्रोच के खिलाफ ये कहा जाता है कि ये कोई ऐसा ब्रेक थ्रू इंस्पायरिंग, मतलब इसने काफ़ी स्टडीज़ को इंस्पायर किया, बाद में भी कल्चर को लेकर काफ़ी स्टडीज़ होती रही, लेकिन आप देखोगे कि 1960s 70s में ही बहुत जल्दी ही इसके खिलाफ, इसके ऊपर कुछ अटैक भी किए जाने लगे, इसकी कुछ आलोचनाएं भी होने लगी। और वो आलोचनाएं क्या थी? वो आलोचनाएं थी कि सबसे पहले तो इसकी जो मेथडोलॉजी थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, यानी आप इसे राजनीतिक संस्कृति को कैसे स्टडी करेंगे, उसके जो मेथड्स थे वो काफ़ी लिमिटेड थे या काफ़ी वेग थे, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना हुई। दूसरा ये कहा जाता है कि इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं हो सकता, यानी आप कहते तो हैं संस्कृति, लेकिन संस्कृति तो अपने आप में एक अमूर्त धारणा है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिनकी आप तुलना कर सकें, जिनके आधार पर आप कुछ परिणाम निकाल सकें। तो ऐसे ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा इसको एथनोसेंट्रिक कहा जाता है, यानी ये प्रो अमेरिकन बायसनेस के ऊपर बेस्ड है। इसमें कहा जाता है कि ये जिस प्रकार की कल्चर को प्रमोट करता है या जो सिविक कल्चर या बेस्ट कल्चर का नाम लेता है, वो एक तरीके से यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर है और इसे दूसरे देशों के लिए कैसे सही माना जा सकता है या कैसे एक स्टडी का आधार बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वेग है, आप पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये पावर को यानी शक्ति को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कोई कल्चर कैसे पावरफुल बनाती है किसी देश को या पावरफुल नहीं बनाती है, या उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसकी वजह से हमें पता चला कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति में किन तत्वों को महत्व दिया जाता है, उनमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो पॉलिटिकल कल्चर है या जो क्लास है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो वहाँ के लोगों की वैल्यूज़ को, उनके विश्वास को, उनको शेप देते हैं, या ये लोगों के वैल्यू या विश्वास वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को शेप देते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, वो लोगों के आइडिया हैं, लोगों के इंटरेस्ट हैं, या वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल कल्चर है पॉलिटिक्स में वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल कल्चर को नहीं पढ़ेंगे तो आप उस देश की, उस जगह की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आप किसी कबीले को स्टडी करना चाहते हैं तो उस कबीले में घुलने मिलने के लिए आपको उसकी कल्चर का पता होना चाहिए। अगर आप उसकी कल्चर को नहीं जानते हैं तो आप उसे स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी ने पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, पॉलिटिकल साइंस को एक ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट बना दिया है। तो इस प्रकार से इसने एक कोई सिस्टम में प्रोग्रेस को जानने के लिए, या उसमें जो डिके हो रहा है या वो जो रिग्रेसिव सोसाइटी बनती जा रही है उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प की है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कल्चर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच में अंतर करने में। तो दोस्तों आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिटिकल कल्चर आखिर है क्या, कल्चर में क्या क्या शामिल है, कल्चर को क्यों एग्जामिन किया जाता है। आमंड और बर्बा ने कैसे बताया कि वहाँ की जो किसी देश की पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसे वहाँ के सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करके फाइनली पॉलिटिकल बिहेवियर को
इफेक्ट डालती है। और उन्होंने इसके 3 डायमेंशन बताए, ये था नॉलेज, फीलिंग एंड जजमेंट। और इसी के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर बताई, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटरी। और उन्होंने बताया कि दुनिया के किसी भी देश में ये पॉलिटिकल कल्चर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इनके मिले जुले रूप देखने को मिलते हैं। फिर हमने पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटरी कल्चर को देखा, और उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने एक चौथे कल्चर की बात की जिसे इन्होंने सिविक कल्चर कहा और इसे बेस्ट कल्चर माना है। फिर हमने देखा कि जो ये कल्चरल अप्रोच है, इसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे इसमें कोई स्पष्ट मेथडोलॉजी नहीं है, कैसे ये केवल प्रो अमेरिकन या प्रो यूरोपियन बायसनेस को लेकर चलती है, कैसे इसमें कोई स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं है, किस प्रकार से ये वेग होने की वजह से या पावर को एक्सप्लेन ना कर पाने की वजह से आलोचना का शिकार रही। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इसकी कुछ महत्व भी है, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट देशों में डिफरेंट सिस्टम्स को कैटेगराइज करने में ईजी हुआ है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंस है वो रियल में एक सोशल साइंस बन पाई है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा प्रैक्टिकल बनी है, ज़्यादा डायनामिक बनी है, और ये एक सोसाइटी में होने वाले प्रोग्रेस या डिके को समझने में हेल्पफुल रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। धन्यवाद।